ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया हाई कोर्ट ने। याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने नहीं। मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे। सेक्युलर कंट्री में जो सरकारें आती है वो तो धर्म पे नहीं करती, डिफरेंशिएट नहीं करती या डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, ये मैं कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ग्राउंड पर जाती हूँ इसलिए बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस बात से अग्री भी करेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उठाने वाला एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज है, और मैं आपको बाकायदा मुस्लिम समाज की रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ आपको। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाइएगा, आप खुद उन्हें कहते हुए सुनेंगे, कभी आयुष्मान भारत को प्रेस करते हुए, कभी फ्री राशन को प्रेस करते हुए, कभी किसी और योजना को प्रेस करते हुए। तो यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि मजहब के आधार पर ही किसी का विकास हो सकता है, या कोई एक ही मजहब वाला व्यक्ति एक ही मजहब का विकास कर सकता है। भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के, 10 लाख। इससे ऊपर सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक है इंडियन रेलवेज, और रेलवेज आप समझ सकती हैं कि रेलवेज जो है वो कोई किसी की प्रॉपर्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे बिलोंग टू एवरीवन। ऐसे ही जो इंडियन मिलिट्री है वो नंबर 2 पर आती है, लेकिन उनका वक्फ बोर्ड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप वक्फ बोर्ड की बात करने लगते हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के हितों में, उनको जो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान गारंटी करता है, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब 2 बातें फॉर अ फैक्ट आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। जब हम माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करते हैं तो फ्रॉम 25, 26, 27, 28 आप माइनॉरिटी के राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे कहीं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 आता है जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, यानी सब बराबर है। और वो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट भी होता है कि लीगली हम सभी बराबर है, हमारे सबके राइट्स हैं। और हमारे यहाँ जुडिशरी इस मामले में बहुत एक्टिव रहती है। जैसे ही आपका फ्रीडम पे अटैक होगा तो यू गो टू द कोर्ट एंड दे इंश्योर कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल राइट, वो रिस्टोर किया जाए। हालांकि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। तो अभी इस पे सच बताऊं तो ग्राउंड पे जो मुसलमान है जिसका इससे डायरेक्टली लेना देना है, वो क्या कहता है वो आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। राजनीतिक तौर पर कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। फिर उनकी दूसरी दलील ये होती है कि अरे आप ये इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के दिखाइए, मुसलमान को यहाँ बैठाइए, वहां बैठाइए। तो उनको शायद पता नहीं है कि आप जाके देख लें वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट, या फिर आप देख लें जो अमरनाथ श्राइन से जुड़े हुए उनके इतिहास देख लें, उनके इतिहास के मेंबर्स को देख लें। तो जिनको नॉलेज का अभाव है, जानकारी का अभाव है, वो इस तरह का, मैं इसे नैरेटिव भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे प्रोपेगेंडा का नाम दूंगी, कि वो इसे इस तरह से पेंट करने की कोशिश करते। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन है? इसमें मेन स्टेक होल्डर है
मुसलमान, एक आम मुसलमान जो गांव में रहता है या जो कहीं भी रहता है, या जिसमें, और उसमें भी मैं सबसे ज्यादा मेन स्टेक होल्डर मानती हूँ उस मुसलमान को जो कि गरीब है, जो दबा कुचला है, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनका हक मानती हूँ। अब आप ये बताएं कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो मुसलमान, जो कि खुद ये मुसलमान के पैरोकार कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है जी, बहुत गरीब है जी, मुसलमान पे बहुत, मुसलमान को तो बहुत पीछे रह गया है जी, तो वो कैसे रह गया है जी? अगर उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो पीछे कैसे रह गया है? उसको किसने पीछे रखा है और क्यों पीछे रखा है? क्यों उसको पढ़ाया नहीं गया? तो उसमें आप पाएंगी, जब आप जाएंगी मदरसों में, जब आप जाएंगी मस्जिदों में, जब आप वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगे, तो एक तो ये कि जो आम मुसलमान है वो आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है। फिर आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जो आपसे कहेगा कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? कि बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति, उसका किराया 8 रुपए, उसका किराया 10 रुपए। अब 8 रुपए 10 रुपए क्या होता है? पाकिस्तान में कुछ कोई बिल्डिंग मिलेगी 16 रुपए में या 25 रुपए में या 100 रुपए में? अब आप 8-8 रुपए किराया भर के और उस वक्फ की संपत्ति पे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब खड़े कर दिए। अब आप एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, मैं तो चलिए फिर भी हिंदू हूँ, इंडियन हिंदू हूँ, तो आप ये देखें कि जो वक्फ की संपत्ति हो गई, जो वक्फ हो गई संपत्ति, वो वक्फ है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा बड़ा माफिया गैंग बैठा हुआ है, इतना बड़ा माफिया बैठा है कि वक्फ की संपत्ति पर कमाई कर रहे हैं वो, जबकि आप इस्लाम को समझती हैं वक्फ से जो कमाई होगी वो भी तो वक्फ ही है ना, वो उसको रन करने वाले की कमाई थोड़ी है, वो भी वक्फ है, वो भी वक्फ है। आज मैं अगर आपको, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे गेस्ट ने दिया था कि आज मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट कर दूं, कल को आप उसमें से 2 सूट बनवा ले और उन 2 सूट को जाके बेचने लगे, तो वो तो है तो वक्फ ना, क्योंकि मैंने तो आपको वक्फ की है ना। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, यहाँ पे पब्लिक है, वो सब जानती है, लोगों को पता है कि वक्फ की संपत्ति जो है उस पे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, उस पे गलत कब्जा हुआ है। ओवैसी साहब जो है, थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपने उनका, तो ओवैसी साहब इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने, वैसे थोड़े दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है शादाब शम्स, उनका एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू किया था और उसके बाद से वो एक्चुअली बहुत बौखलाए भी हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि 3,500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति है असदुद्दीन ओवैसी के पास, जिस पर वो हॉस्पिटल चलाते हैं, ऐसी संपत्ति है उनके पास। तो उन्हें तो दर्द होगा भाई। अगर मैंने उनका, सॉरी आदित्य आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैंने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी थी जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी ओवैसी साहब की, और वो कह रहे थे कि इसमें कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स या हिंदू या कोई भी दूसरे लोग जो है उनको इसकी मेंबरशिप दी जाए या बोर्ड में रखा जाए, तो वो हम नहीं रखेंगे। क्या किसी दूसरे जो उन्होंने 1-2 बताई कि क्या उसमें कोई मुस्लिम रखा गया है, तो इस किस्म की भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो। नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप जो हिंदुओं से जुड़े हुए ट्रस्ट हैं, एंडोमेंट बोर्ड है, आप उसमें क्यों नहीं रखते, ये कह रहे हैं ना। ये मैंने आपको उसका जवाब वही दिया। उसका जवाब मैंने आपको बोला ना कि आप जाके पहले चेक तो करें, वैष्णो देवी में चेक करें, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसमें चेक करें, उसका इतिहास उठा के देखें, तब आपको समझ आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उसका इंचार्ज कौन था? उसका इंचार्ज आजम खान थे। आपको इतने सारे हिंदुओं में, जैसे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम माना जाता है, उसे एक मुस्लिम रन कर रहा था, वो उसका इंचार्ज था, तब किसी को तकलीफ नहीं, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। और फिर मैं ओवैसी साहब से एक और सवाल पूछूंगी, वैसे तो वो बड़ा आईन 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 कहते रहते हैं, तो आईन तो मेरा नहीं कहता है मजहब की बात, आईन तो मेरा कहता है कि सबको समानता की बात। तो एक बात आप मुझे बताएं, अभी 2 महिलाओं को कहा गया है कि जो 4 मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसमें 2 महिलाएं होंगी। ये लोग क्या इससे बौखलाए? ऐसा अब आपसे आके कई लोग ये भी कहेंगे कि वो तो पहले से है। भाई, एक होता है एक महिला का किसी जगह पहुंच जाना और एक होता है सिस्टमैटिकली औरतों का वहां पहुंच जाना। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। एक बेनजीर भुट्टो का प्रधानमंत्री बन जाना या इंडिया में इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बन जाना और पाकिस्तान में महिलाओं का उत्थान हो जाना और भारत में महिलाओं का उत्थान हो जाना, क्या कंपेरेबल है? क्या आप उससे कह देंगे कि भाई पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बड़ी
अच्छी थी भाई। आज भी दुनिया में इक्वल राइट्स की बात हो रही है ना, आज भी महिलाएं लड़ रही हैं इक्वल राइट्स के लिए। तो ये आपको कहेंगे अरे वो तो पहले से थे, लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल है इसमें 2 महिलाओं को, 4 मुस्लिम मेंबर्स में से 2 जगहों पर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, विच आई स्ट्रांगली फील कि अच्छी बात है। और अगर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई इसमें तो पहले से ही ऐसा था, तो उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर तो कुछ बदल ही नहीं रही है सरकार, फिर तो आपको और कुछ होना चाहिए कि भैया ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो फिर विरोध किस बात का आप कर रहे हैं, विरोध किस बात का कर रहे हैं? और एक और बात बताइए, जो ये आईन चिल्लाते हैं, ये सेक्युलर कंट्री में आप क्या धर्म देखकर वोट मिल रहे हैं क्या? ओवैसी साहब जो जीत के आते हैं हैदराबाद से, क्या वो ये मान के चल रहे हैं उन्हें सिर्फ मुसलमान ही वोट करता है? तो वो कैसे ये क्लेम करते हैं कि मैं तो दलितों की आवाज हूं, मैं तो दबे वंचितों की आवाज हूं, मैं तो दबे कुचलों की आवाज हूं, मैं तो इसकी आवाज हूं, मैं उसकी आवाज हूं? तो यहाँ पे इलेक्शन होता है विनेबिलिटी पे। इस बात को आपके यहाँ भी लोग समझते होंगे, मुझे लगता है जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी समझते होंगे। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ हिंदू का कल्याण हिंदू कर सकता है, तो फिर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं हमारे तो, कई सारे बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका रिलीजन हिंदू है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। या फिर ये कहना कि मुसलमान का उत्थान मुसलमान ही कर सकता है, अरे तो फिर मुझे ये बताइए जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे मुसलमान नहीं है वो? ये बताए ना मुझे कि मुसलमान ने मुसलमान का भला किया, तो मुसलमान पिछड़ा क्यों है फिर? ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिन्हें मुसलमान वोट नहीं करता। क्यों नहीं करता फिर? अगर ये इतने बड़े वो हैं, झंडा बरदार हैं मुसलमानों के, तो इन्हें क्यों नहीं वोट करता? उनकी पहले 2 सीटें हुआ करती थी, छोड़ दीजिए 2 सीट होती थी, अब तो 1 ही रह गई। तो भाई 2 का 4 होती ना, अगर चलिए मैं मानती हूँ आप हर जगह नहीं लड़ सकते, 2 की 4 हो जाती। आप तो मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं ना। या फिर जो वक्फ को चला रहा है कब्जा माफिया, उसने मुसलमान का भला क्यों नहीं किया? अगर मजहबी आधार है तो क्यों नहीं किया उसने मुसलमान का भला? तो और आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि सेक्युलर कंट्री में जो सरकारें आती है वो तो धर्म पे नहीं करती, डिफरेंशिएट नहीं करती या डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, ये मैं कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ग्राउंड पर जाती हूँ इसलिए बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस बात से अग्री भी करेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ उठाने वाला एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज है, और मैं आपको बाकायदा मुस्लिम समाज की रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ आपको। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे टाइमलाइन पे चले जाइएगा, आप खुद उन्हें कहते हुए सुनेंगे, कभी आयुष्मान भारत को प्रेस करते हुए, कभी फ्री राशन को प्रेस करते हुए, कभी किसी और योजना को प्रेस करते हुए। तो यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि मजहब के आधार पर ही किसी का विकास हो सकता है, या कोई एक ही मजहब वाला व्यक्ति एक ही मजहब का विकास कर सकता है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड विधेयक पारित हो चुका है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और वहीं पर सत्ता दल ने और प्लस जो इसके फेवर में थे लगभग 288 वोट पड़े हैं, वहीं पर के विरोध में 236 वोट पड़े। बात यह है कि जैसे अभी आपने सुना ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब कहते हैं कि हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिनके कागज हमारे पास नहीं है। तो ये बात हकीकत है। हिंदुस्तान में एक ऐसा बोर्ड बना है जो किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर अपना दावा ठोक दे तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये क्या है? अभी अदिति जी ने भी बताया कि 2 इंस्टीट्यूशंस के बाद में वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इस बोर्ड को कांग्रेस ने इतनी मजबूती क्यों दे दी थी? सोचिए 1950 में 50,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती आज ये हालात हैं 10 लाख एकड़ के आसपास वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। समझ रहे हैं? और ये लोग क्या करते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं। जो गरीब मुसलमान हो गए या जो भी प्रॉपर्टी कई बार खाली पड़ी होती है उस पर अपना दावा ठोक कर ये कब्जा लेते हैं और उसके बाद उस जमीन को किसी को भी बेच करना पैसा कमाते हैं और अपनी जेब में डालते हैं। भाई अगर आप जमीन बेचते हो, जाहिर सी बात है उसका जो रेवेन्यू आता है वो मुसलमानों के उत्थान में लगाया जाएगा, और जो कि आज तक नहीं होता आया है। तो आपको दिक्कत क्यों है? एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से मुसलमानों का भी विकास हुआ है वो काबिल तारीफ। और ये चीज हम नहीं बोलते, ये मुसलमान खुद बोलते हैं कि हमें जितनी सहूलियत मिली है हर एक चीज में वो मोदी सरकार की सत्ता में मिली है, इनकी गवर्नमेंट में मिली है, और ये ठेकेदार बनते हैं मुसलमानों के। कांग्रेस ने अगर वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किया तो वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचा? सोचना चाहिए था ना। आप तो जमीनें भी बेचते थे किसी को, थर्ड पार्टी को, उसके बाद जो पैसा आता था अपने घर में रखते थे, और बोलने वाला कौन? कोई नहीं, क्योंकि आपके जो मेंबर्स हैं आपस में सब खा पी के बैठ जाते थे, जवाबदेही कोई नहीं होती थी।
कोई भी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं थी, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, या कोई भी आपका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह कुछ भी है, कुछ भी नहीं था। तो यही चीज तय की गई है कि अगर आप जमीन पहली बात तो आपके पास जो जमीन है उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, और अगर आने वाले टाइम में कोई भी आपको जमीन देता है तो पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो जमीन दे रहा है वो उसकी जमीन है भी कि नहीं है। बहुत सारे सुधार इसमें हो रहे हैं। मुझे तो लगता है पहली बात तो वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, बट ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड है तो इसमें संशोधन बहुत जरूरी था। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।